बिना सास के ससुराल में बहुओं का राज। सुबह के समय बड़े से घर के आंगन में मंदिर सजा हुआ होता है। धूप बत्ती की खुशबू चारों तरफ फैल रही होती है। पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर पूजा कर रहा होता है। लक्ष्मी माँ ने हमें बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया है। अगर इनकी कृपा ना होती तो हम आज इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज कंपनी में जो इतना मुनाफा हो रहा है ना, वो सब लक्ष्मी माँ की ही कृपा है। हाँ, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। इधर तीनों बहनें शिल्पा, दीपाली और नेहा एक साथ खड़ी होकर आरती कर रही होती हैं। तभी आरती करते हुए शिल्पा की चुन्नी हल्की सी कंधे से नीचे खिसक जाती है। कपड़े सही कर, पूजा करने की भी तमीज नहीं है तुम्हें। शिल्पा चुपचाप अपनी चुन्नी ठीक कर लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। एक तरफ लक्ष्मी माँ को इतना सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ घर की लक्ष्मी को मारते हैं। जरा सी चुन्नी क्या खिसकी, आग लग गई एकदम सबको। नेहा और दीपाली अपनी बहन को देखते हैं। उनकी आंखों में भी वही दर्द दिखता है। घर 2 मंजिला होता है। ऊपर ताऊ महेंद्र का परिवार रहता है और नीचे प्रीतम का। सभी साथ रहते हैं, लेकिन नियम सिर्फ लड़कियों के लिए सख्त होते हैं। शाम को घर के बाहर बाइक और स्कूटी की आवाजें आने लगती हैं। कार्तिक और निखिल के दोस्त गेट के बाहर खड़े होकर उन्हें बुला रहे होते हैं। हे कार्तिक, जल्दी आ, सब आ गए। आज लंबी गेड़ी मारेंगे ब्रो। कार्तिक और निखिल चप्पल पहनते हैं, बाइक की चाबी उठाते हैं और हंसते खेलते बाहर निकल आते हैं। उसी वक्त गेट पर नेहा की दोस्त रिया आती है। नेहा, सर ने कहा था ना कि ग्रुप प्रोजेक्ट साथ में करना है। तुम तीनों मेरे घर क्यों नहीं आई? चलो मेरे घर चलते हैं। शिल्पा हिम्मत करके अपने पापा से पूछती है। पापा, मैं जाऊं क्या रिया के घर? हमें प्रोजेक्ट पर काम करना है। ताऊ जी, मुझे भी जाना है। पापा, हम चारों ने एक साथ प्रोजेक्ट लिया है। अभी यही प्रोजेक्ट बनाओ, घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको बुलाना है अपने घर पर बुला लो, तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? और अगर घर से बाहर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा। तीनों बहनें चुपचाप अंदर चली जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर तीनों बहनें बाहर देख रही होती हैं। उनके भाई अपने दोस्तों के साथ हंसते चिल्लाते, बाइक दौड़ाते हुए आजादी का मजा ले रहे होते हैं। देखो, एक ही घर के बच्चे, लेकिन एक को इतनी आजादी और दूसरे को बिल्कुल नहीं। क्या इसमें भी हमारी गलती है कि हम लड़की बनकर पैदा हुए? तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। अगले दिन कॉलेज के कैंपस में हलचल होती है। स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में हंसते बोलते नजर आ रहे होते हैं, लेकिन गेट के पास हमेशा की तरह एक सख्त निगरानी खड़ी होती है। कभी ताऊ महेंद्र तो कभी प्रीतम और कभी उनका कोई आदमी। छुट्टी का टाइम होता है। तीनों बहनें शिल्पा, दीपाली और नेहा अपनी किताबें बैग में रखती हैं और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ती हैं। अरे यार, तुम लोग 3rd क्लास में पढ़ रही हो क्या? हर रोज कोई ना कोई लेने आ जाता है। इतनी भी फ्रीडम नहीं है क्या? तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी शर्म और गहरी उदासी साफ दिख रही होती है। अरे यार, हमारे घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट है। चल ना, बाद में बात करते हैं। तीनों चुपचाप गेट के बाहर खड़े अपने घर वालों के साथ चल देती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर के मर्द काम में बिजी होते हैं, तब तीनों बहनें बस से घर आती हैं। उस दिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी राहत जरूर नजर आती है। यार, आज तो अच्छा लगा, कम से कम अपने मन से घर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन बस आज के लिए। तभी नेहा का फोन बजता है। स्क्रीन पर मम्मी लिखा होता है। हाँ मम्मी, बस आ रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ मधुबाला परेशान होकर अपने पति को फोन कर रही होती हैं। सुनिए, अभी तक घर नहीं आई है। तीनों पता नहीं कहाँ रह गई है। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई कार्तिक और निखिल बिना किसी रोक टोक के दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं। कभी शाम को, कभी देर रात तक, कोई पूछने वाला नहीं। ये सब देखकर तीनों बहनों के दिल में सवाल और गुस्सा दोनों बढ़ने लगता है। रात को तीनों बहनें अपने मम्मी और ताई के सामने बैठी होती हैं। मम्मी, आप हम में और भैया में इतना फर्क क्यों करती हो? वो लड़के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे दिन बाहर रहे और हम कहीं भी ना जाए। क्या हम इंसान नहीं है? ताई और मधुबाला एक दूसरे को देखती हैं, फिर सख्त आवाज में जवाब देती हैं। चुप हो जाओ, लड़कों से बराबरी करोगी तुम? लड़के आगे जाकर पैसे कमाते हैं, घर चलाते हैं, और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो आगे जाकर रोटी ही बनानी है या फिर बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने हैं। ये सुनकर नेहा के अंदर का दर्द गुस्से में बदल जाता है। बाहर जाने का मतलब सिर्फ गुलछर्रे उड़ाना नहीं होता, कभी कभी अपनी जिंदगी जीना भी होता है। इतना सुनते ही मधुबाला गुस्से में आकर नेहा को थप्पड़ मार देती है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। तभी कमरे में प्रीतम आ जाते हैं। उन्होंने सारी बातें सुन ली होती हैं। अच्छा, तो अपनी माओ से बहस चल रही है? तीनों बहनें डर कर खड़ी हो जाती हैं। लड़कों जैसा बनना चाहती हो तुम? हाँ, जितनी हो उतनी रहो। पढ़ने भेज रहे हैं वही बहुत है, वरना आजकल के जमाने में तुम जैसी लड़कियों को तो कमरे में बंद कर देना चाहिए। पूरा घर एकदम खामोश हो जाता है।
तीनों बहनों की आंखों में आंसू होते हैं। उन्हें अपने घर वालों की ये सोच बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगले दिन दोपहर को बस भीड़ से भरी होती है। तीनों बहनें शिल्पा, दीपाली और नेहा थकी हुई सीट पर बैठी होती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही होती है। यार आज तो हम बहुत लेट हो गए, घर जाकर पक्का डांट पड़ेगी। हाँ, पापा और चाचा जी तो आज हमारी बैंड बजा देंगे। बस भगवान करे ज्यादा कुछ ना हो। जैसे ही तीनों घर पहुंचती हैं, गेट पर प्रीतम और ताऊ महेंद्र खड़े मिलते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा होता है। कहाँ घूमने गई थी तुम तीनों? जरा भी शर्म है या नहीं? 2 बजे कॉलेज खत्म हो जाता है और 3 बजे घर में एंट्री हो रही है तुम्हारी। पापा बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। हाँ पापा, आप ड्राइवर भैया से पूछ लो। लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जाती। दोनों बस गुस्से में उन्हें घूरते रहते हैं। अगले दिन तीनों बहनें घर पर ही होती हैं। उन्हें कॉलेज जाने से मना कर दिया गया होता है। उनका मन उदास होता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके दोस्त लड़कियां और लड़के उनसे मिलने उनके घर आते हैं। ड्राइंग रूम में सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अरे यार नेहा, तू तो बहुत फनी है। हाँ। वो हल्के मजाक में नेहा की कमर पर हाथ रखकर हल्का सा थपकी दे देता है। ये सब दूर खड़े प्रीतम और ताऊ महेंद्र देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। जैसे ही सारे दोस्त घर से चले जाते हैं, माहौल अचानक से भारी हो जाता है। ये क्या चल रहा था अभी? हाँ, वो सीधे नेहा के पास आते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। जरा भी अकल है या नहीं? लड़कों के साथ दोस्ती करनी है तुम्हें? हाँ, पता है आजकल के लड़के कैसे होते हैं? जरा भी समझ नहीं है तुम्हें? अब हमें सब समझ में आ गया है। तुम लोग कॉलेज के नाम पर क्या क्या करती हो। अब देखना, तुम तीनों का कॉलेज बंद करवा दूंगा। तीनों बहनें अपने कमरे में बैठी होती हैं। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। हमारे घर वाले कितनी पिछड़ी सोच के हैं। सबके मम्मी पापा कितने सपोर्टिव होते हैं और हमें देखो, हर छोटी बात पर डांट और मार खानी पड़ती है। मुझे तो अपने ही घर वालों की सोच से डर लगता है। 2026 में भी कोई इतना बेकार सोच सकता है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। इस घर से निकलना ही सही है। ये घर तो हमारे लिए जेल बनता जा रहा है। शायद ससुराल में ही हमें थोड़ा चैन मिले। अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में सभी दोस्त एक साथ बैठे होते हैं। तीनों बहनें भी वहाँ चुपचाप बैठी होती हैं। यार कॉलेज ट्रिप पर जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो ना। तुम्हें तो पता है हमारे घर वाले कहीं जाने नहीं देते। ठीक है यार, ट्रिप नहीं तो आज ही कहीं बाहर चलते हैं ना। नहीं यार, बहुत डांट पड़ेगी। अरे यार, या तो ट्रिप या आज घूमना, एक चॉइस तो करनी पड़ेगी। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी झलकती है। चलो आज चलते हैं, क्या पता किसी को पता भी ना चले। कुछ देर के बाद सभी दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। हंसी मजाक, खाना, खुलकर बातें। तीनों बहनों के चेहरे पर लंबे समय के बाद एक सच्ची खुशी दिखाई पड़ रही होती है। फिर सभी स्कूटी पर बैठकर शहर की सड़कों पर घूम रहे होते हैं। हवा में आजादी का एहसास होता है। यार आज तो सच में जीने जैसा लग रहा है। लेकिन तभी दूर खड़े ताऊ महेंद्र की नजर उन पर पड़ जाती है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चुपचाप अपना फोन निकालते हैं और उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं। अच्छा, तो कॉलेज के नाम पर ये सब हो रहा है। शाम को तीनों बहनें शिल्पा, दीपाली और नेहा डरते डरते घर के अंदर कदम रखती हैं। उन्होंने टाइम बिल्कुल मैनेज करके घर पहुंचने की कोशिश की होती है, लेकिन चेहरे की घबराहट सब बता रही होती है। आज तुम तीनों कहाँ गई थी? हाँ, पापा, हम तो कॉलेज ही गए थे। तभी पीछे से ताऊ महेंद्र आगे आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। अच्छा, कॉलेज गई थी? वो अपना फोन निकालते हैं और फोटो दिखाते हैं। तीनों बहनें स्कूटी पर दोस्तों के साथ घूमती हुई। ये क्या है फिर? तीनों बहनें एकदम चुप हो जाती हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। झूठ बोलती हो मुझसे? हाँ, वो गुस्से में तीनों का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और उन्हें खींचते हुए कमरे में ले जाते हैं। दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं। अब तुम्हें बताएंगे कि आजादी कैसी होती है। अगर आप बिना पूछे घर से बाहर निकलने की सोची भी ना तो टांगे तोड़ देंगे। रात को कमरे के अंदर तीनों बहनें चुपचाप बैठी होती हैं। तभी दीपाली अलमारी से एक जीन्स निकालती है। यार एक बार पहन कर तो देखूं। वो जीन्स पहन लेती है और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और मधुबाला दूध लेकर अंदर आती है। ये क्या पहन रखा है तूने? अभी के अभी उतार दे इसे। अगर तेरे पापा ने देख लिया ना तो तेरी टांगे काट देंगे। ये सुनते ही दीपाली का गुस्सा फूट पड़ता है। मम्मी, हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? हम लड़के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घुट घुट कर जिए। हमने भी कुछ सपने देखे हैं। आजकल की लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं और आप हमें एक जीन्स भी नहीं पहनने देती। तभी ताई सुनीता भी अंदर आती है। जब अपने ससुराल जाओगी ना तब पता चलेगा। यहाँ तो फिर भी बहुत छूट है। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा होता है। अगले दिन घर में बुआ जी आती हैं। उनके चेहरे पर खुशी होती है।
प्रीतम, एक अच्छा रिश्ता आया है हमारी दूर की रिश्तेदारी में। अच्छा दीदी। तेरी बेटी अब जवान हो रही है, मैंने सोचा ये रिश्ता तुम्हारे लिए रोक लूं। भाई आपने तो बहुत अच्छा किया दीदी, मैं भी अब इनकी शादी के बारे में ही सोच रहा था। और सबसे खास बात पता है, उस घर में सास नहीं है, सिर्फ लड़के ही लड़के हैं। क्या सच में? हाँ, 3 बेटे हैं उस घर में। ये सुनते ही ताऊ महेंद्र के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। बस फिर तो सही है, हम अपनी इन तीनों बेटियों की शादी एक ही घर में कर देंगे। हाँ, एक ही घर में रहेंगी तो हमें भी टेंशन नहीं रहेगी। बिल्कुल, सब एक साथ रहेंगी तो सब संभल जाएगा। कमरे के कोने में खड़ी तीनों बहनें ये सब सुन रही होती हैं। उनके चेहरे पर डर और कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद होती है। क्या सच में वहाँ हमें आजादी मिलेगी? पता नहीं, लेकिन यहाँ से तो बेहतर ही होगा। शायद यही हमारी नई शुरुआत हो। शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। ताऊ महेंद्र के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। तीनों बहनें चुपचाप एक कोने में बैठी होती हैं। जब तुम तीनों अपने ससुराल जाओगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। सही कहा भैया, वहाँ सास भी नहीं है, तब समझ में आएगा असली जिम्मेदारी क्या होती है। यहाँ तो फिर भी बहुत आराम है तुम्हें, वहाँ तो रसोई में खड़ी खड़ी दिन निकल जाएगा। तीनों बहनें ये सब सुन रही होती हैं। उनके चेहरे पर नाराजगी झलक रही होती है। तीनों रसोई में खड़ी होती हैं, चुपचाप काम करते करते आपस में धीरे धीरे बात करने लगती हैं। ये कौन सा हमारा ससुराल से कम है? यहाँ भी तो हर चीज पर पाबंदी है। ये घर नहीं जेल है। कम से कम ससुराल में तो खुश रहेंगे, यहाँ तो घुट घुट कर जी रहे हैं। अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। तीनों बहनें सजी धजी चुपचाप सिर झुकाए बैठी होती हैं। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही समय के बाद तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। धूमधाम से शादी होती है और उनका ससुराल में गृह प्रवेश होता है। ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग होता है। बड़े प्यार से उनका स्वागत होता है। तीनों बहनों के चेहरे पर हल्की सी राहत नजर आती। अगले दिन उनकी पहली रसोई होती है। बिना किसी के बताए तीनों मिलकर पूरे परिवार के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना देती हैं। अभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे बेटा, हमें तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी और तुमने अपनी रस्म खुद ही पूरी कर ली। बहुत बढ़िया। हाँ पापा जी, हमें पता था कि आज हमारी पहली रसोई है और मम्मी जी भी नहीं है घर में, इसीलिए जिम्मेदारी हमारी ही है। दादा ससुर दिनेश सिंह गर्व से मुस्कुराते हैं। अरे वाह लड़कियां, ये तो भाई बहुत समझदार है। अगले 3-4 दिन तक तीनों बहुएं पूरे मन से घर की जिम्मेदारियां निभाती हैं। सुबह जल्दी उठकर पूजा करती हैं। दादा ससुर को समय पर दवाइयां देती हैं। ससुर और पतियों का लंच पैक करती हैं। सिर पर पल्लू रखकर पूरी तरह संस्कारी बहू की तरह रहती हैं। एक दिन दोपहर में तीनों खाना परोस रही होती हैं। पल्लू संभालते संभालते उन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। मोहन जी ये सब देख लेते हैं। अरे बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। हाँ, तुम हमारी बेटी जैसी हो, तुम्हें सर पर ये पल्लू वल्लू रखने की जरूरत कोई नहीं है। पापा जी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बेटा, हमारी तो अब 4 दिन की जिंदगी बची है। तुम लोग अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहो वैसे जियो भाई। ये सुनकर तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी पहली बार नजर आती है। उसी शाम से तीनों बहनें सर से पल्लू हटा देती हैं। घर के सभी लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। भैया ने तो बस एक ही बार कहा था और इन्होंने तुरंत मान भी लिया। बड़ी अजीब बात है। लेकिन सब इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उनके चेहरे पर संतोष होता है कि घर में अब डर नहीं बल्कि अपनापन और समझदारी है। तीनों बहनें रसोई में काम कर रही होती हैं और उन्हें पहली बार लगता है शायद यही वो जगह है जहाँ हमें अपनी जिंदगी सच में जीने का मौका मिलेगा। रात को घर के गेट पर गाड़ियों की आवाज आती है। तीनों भाई आयुष, राघव और मुकुल ऑफिस से थके हुए घर लौटते हैं। तीनों बहनें अपने अपने कमरे में होती हैं। नेहा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही होती है, जैसे मन में कुछ चल रहा हो। यार, मेरा ना कहीं बाहर मॉल घूमने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना चलते हैं, घर के अंदर मन नहीं लग रहा। यार मैं तो आज बहुत थक गया हूँ। तुम शिल्पा और दीपाली को लेकर चली जाओ ना, तुम तीनों घूम आओ। क्या सच में हम तीनों अकेले जा सकते हैं? हाँ हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है। आजकल लड़कियां खुद ही घूम लेती हैं यार, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। नेहा के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है, जैसे उसे पहली बार अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिली हो। कुछ देर के बाद तीनों बहनें तैयार होकर घर से बाहर निकलती हैं। रात की ठंडी हवा, खाली सड़कें और उनके चेहरे पर मुस्कान। अरे वाह, आज तो सच में आजादी महसूस हो रही है। लगता है हमारे सारे सपने यही पूरे होंगे। मायके में तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन सुबह को शिल्पा एक लंबी ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर आती है और थोड़ी हिचकिचाहट दिखाती है।
यार देखो ना, ये ड्रेस कैसी लग रही है, कल मॉल से ली थी, पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे। अरे इसमें कहने वाली क्या बात है यार, मैं तो यही कहता हूँ कि कपड़े ऐसे होने चाहिए जो किसी को अनकंफर्टेबल ना करें। बाकी इंसान की अपनी चॉइस होती है, जैसे अच्छा लगे वैसा पहनना चाहिए। ये सुनकर शिल्पा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। धीरे धीरे तीनों का अंदाज बदलने लगता है। अब वो अपने पसंद के कपड़े पहनने लगती हैं, कभी वेस्टर्न तो कभी शॉर्ट ड्रेस। सुबह से शाम तक घर का काम तो करती हैं, लेकिन शाम होते ही अक्सर अकेले बाहर निकल जाती हैं, कभी बताकर तो कभी बिना बताए। ये बदलाव मोहन जी को थोड़ा अजीब लगने लगता है। एक दिन वो अपने बेटों को बुलाते हैं। बेटा, तीनों बहुओं को समझने की कोशिश करो। क्या हुआ है पापा? अगर मैं कहूँगा तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम लोग प्यार से समझाओ कि बिना बताए बाहर जाना ठीक नहीं होता। घर के बड़े अभी मौजूद हैं बेटा। ठीक है पापा, हम बात करेंगे। ठीक है पापा, हम बात करेंगे। ठीक है पापा। उसी रात तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों से अपने अपने कमरे में बात करते हैं। यार तुम लोग ऐसे बिना बताए चली जाती हो, कम से कम घर का भी तो ध्यान रखा करो। हाँ, और पापा को बताकर जाया करो यार, उन्हें चिंता होती है। यार सॉरी, अब से हम बता कर जाएंगे। हाँ, ध्यान रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे तीनों बहनें इस आजादी को हल्के में लेने लगती हैं और हर चीज अपने तरीके से करने लगती हैं। अगली सुबह तीनों अपने अपने बिस्तर पर पड़ी होती हैं। यार मेरे पैर में बहुत दर्द है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरा सिर फट रहा है। तीनों पति उनकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे यार कोई बात नहीं, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मत बनाओ लंच। देखो लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, आराम करो तुम लोग। हाँ, हम बाहर से कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे, डोंट वरी। तीनों पति बहुत समझदार और केयरिंग होते हैं, लेकिन तीनों बहनें मन ही मन मुस्कुराती हैं। धीरे धीरे वो इस समझदारी का फायदा उठाने लगती हैं। आजादी जो उनके लिए एक सपना थी, अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से दूर भागने का एक जरिया बनती जा रही होती है। सुबह को तीनों पति आयुष, राघव और मुकुल ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। तीनों बहनें नींद में एक्टिंग करते हुए उन्हें बाय बोलती हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, माहौल अचानक बदल जाता है। चलो उठो जल्दी, ड्रामा खत्म, अब असली लाइफ शुरू। पहले दादाजी को दवाई दे देते हैं। तीनों जल्दी जल्दी दादा ससुर दिनेश सिंह को समय पर दवाई देती हैं। खुश रहो बेटा। दवाई लेने के कुछ ही देर के बाद दादा ससुर सो जाते हैं। उनके सोते ही तीनों बहनें एक दूसरे को इशारा करती हैं और तुरंत तैयार होने लगती हैं। वेस्टर्न कपड़े, मेकअप, सब कुछ चुपचाप करके घर से निकलने लगती हैं। घर के काम बाद में देख लेंगे, अभी तो जिंदगी जीने का टाइम है। कुछ देर के बाद तीनों घर से चुपचाप निकल जाती हैं और एक किटी पार्टी का हॉल, जहां म्यूजिक और हंसी का माहौल होता है। अरे वाह, नेहा, शिल्पा, दीपाली, तुम तीनों आ गई। हाँ यार, दादाजी को सुलाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए लेट हो गए। अरे यार, दादा ससुर के लिए कोई केयर टेकर लगा दो ना, फिर तो फुल फ्रीडम होगी। आइडिया तो अच्छा है। तीनों एक दूसरे को देखती हैं। उनके दिमाग में एक नया प्लान तैयार हो चुका होता है। रात को तीनों अपने अपने पतियों से बात कर रही होती हैं। राघव, मैं सोच रही थी कि दादाजी के लिए केयर टेकर रख लेते हैं। देखो मुकुल, वो उनकी अच्छे से देखभाल कर पाएगी और हमारी भी तो एक लाइफ है, हमें भी बाहर जाना होता है। हर बार हम में से एक को घर पर रुकना पड़ता है। आयुष। तीनों पति उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। हाँ हाँ, बात तो सही है। और वैसे भी दादाजी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी है। ठीक है, कल ही केयर टेकर बुला लेते हैं। तीनों मन ही मन खुशी से झूम उठती हैं। अगले दिन घर में एक केयर टेकर आ जाती है जो दादा ससुर का पूरा ध्यान रखने लगती है। अब तीनों बहनें खुद को पूरी तरह फ्री समझने लगती हैं। रोज सुबह पति के निकलते ही तीनों तैयार होकर घर से निकल जाती हैं। कभी मॉल, कभी रेस्टोरेंट, कभी पार्टी, कभी कभी बार में बैठकर ड्रिंक्स भी एंजॉय करती हैं। हंसी मजाक, शॉपिंग, उनकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। शाम होते होते तीनों वापस घर आ जाती हैं अपने पतियों से पहले। जैसे ही पति घर में आते हैं, तीनों फिर से अच्छी बहू का रूप ले लेती हैं। किचन में काम, खाना परोसना, मीठी बातें, दादा ससुर ये सब चुपचाप देख रहे होते हैं। ये तीनों बहुएं पूरा दिन घर से बाहर रहती हैं और पोतों के आते ही नाटक शुरू कर देती हैं। एक दिन दादा ससुर मोहन जी से अपनी बात शेयर करते हैं। बेटा, मुझे लग रहा है कि हमारी तीनों बहुएं गलत रास्ते पर जा रही हैं। ऐसा क्यों लग रहा है पापा आपको? देखो, सुबह से शाम तक घर पर नहीं रहती और बच्चों के आते ही सब ठीक होने का दिखावा करती हैं। पापा जी, अगर हम ज्यादा रोक टोक करेंगे तो कहीं बच्चों के रिश्तों में दरार ना आ जाए। इसीलिए जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। दादा ससुर कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से सिर हिला देते हैं। हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रहे हो। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। अगले दिन सुबह घर में हलचल चल रही होती है। तभी तीनों बेटों के फोन एक साथ बजते हैं। तीनों अलग अलग कमरों में कॉल उठाते हैं। हाँ मम्मी, नमस्ते। बेटा, कैसी है मेरी बच्ची?
वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, वो तो बहुत खुश हैं यहाँ। नमस्ते पापा। बेटा सब ठीक है ना? हमारी लड़की कोई गलती करे तो हमें जरूर बता देना। जी पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक है। नमस्ते पापा जी। देखो बेटा, हमारी बेटियों का ध्यान रखना, कोई कमी ना रहे। जी पापा जी, यहाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कॉल खत्म होते ही उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन तीनों बहुएं शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं। हम अपने मायके जा रहे हैं। ससुराल वाले एक दूसरे को देखते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि शायद मायके में भी ये ऐसे ही कपड़े पहनती होंगी। बाहर गली में कुछ औरतें उन्हें जाते हुए देखती हैं। अरे देखो, ये लड़कियां ससुराल में ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है, बहू को इतनी आजादी। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। जब मायके में पाबंदी होती है ना, तो ससुराल में मिलती आजादी सिर चढ़ जाती है। यही तो होता है, सास बिना ससुराल में बहू का राज। देख, कोई रोक टोक वाला है ही नहीं। तीनों बहुएं उनकी बातें सुनती हैं, लेकिन नजर अंदाज करके आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन मायके जाने की जगह तीनों सीधे क्लब पहुंच जाती हैं। म्यूजिक, लाइट्स, ड्रिंक्स, तीनों अपनी दुनिया में खो जाती हैं। उधर घर में उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही होती है। शाम को तीनों बेटे ऑफिस से लौटते हैं। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, लेकिन बहुएं अभी तक घर नहीं लौटी होती हैं। बेटा तीनों बहुओं को समझा देना, कपड़े थोड़ा ढंग के पहने घर में, दादाजी भी हैं। जी पापा, हम बात करेंगे। जी पापा, हम बात करेंगे। जी पापा, हम बात करेंगे। देर रात तीनों बहुएं घर लौटती हैं। उनके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे होते हैं। तीनों अपने अपने कमरों में होती हैं। यार, हमने तुम्हें फ्रीडम क्या दे दी, तुम तो सिर पर चढ़ गई। हाँ, तुमने सबको परेशान कर कर रख दिया है। ना तुम्हें कपड़ों का ध्यान है, ना घर की जिम्मेदारी का। हर वक्त बाहर रहती हो तुम। अब इतने भी ऑर्थोडॉक्स मत बनो। तुमने ही कहा था ना कि जैसे जीना है जियो। हाँ, अब क्यों नखरे दिखा रहे हो? ये तो बहुत नैरो माइंडेड बात हो गई। कम से कम इतना तो सोचो, घर में दादाजी हैं, पापा हैं यार, उनका तो लिहाज करो। ओहो, अब सबको दिक्कत होने लगी। जब हमने पूछा था तब तो कुछ नहीं कहा। अगर इतनी दिक्कत थी तो शादी ही क्यों की? देखो, रिश्ता समझदारी से चलता है। अगर हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं तो तुम भी हमारे घर वालों का सम्मान करो। तीनों बहुएं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। अच्छा ठीक है, अब से कहीं नहीं जाऊंगी, तुमसे बात भी नहीं करूंगी, बस घर में पड़ी रहूंगी। यही चाहते हो ना तुम लोग? तीनों अपने अपने बेड पर जाकर मुंह फुलाकर लेट जाती हैं। तीनों पति आसमान की तरफ देखते हैं और आखिरकार झुक जाते हैं। अरे यार ठीक है, हमने बस इतना कहा था कि थोड़ा ध्यान रखो। चलो गुस्सा छोड़ो। अंदर कमरे में तीनों बहुएं मनी मन हल्की सी मुस्कान देती हैं। देखा, मान गए ना? इमोशनल फूल बेचारे। इन्हें मनाना कितना आसान है। अगली सुबह तीनों बेटे आयुष, राघव और मुकुल जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दादाजी की केयरटेकर का फोन राघव के पास आता है। भैया, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी। आप दीदी से कह देना कि दादाजी को दवाई दे दे, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है दीदी, मैं अभी बोल देता हूँ। ऑफिस पहुंचते ही राघव अपनी पत्नी को फोन करता है। शिल्पा, केयरटेकर लेट होगी तो तुम दादाजी को टाइम पर दवाई दे देना। हाँ ठीक है, दे दूंगी। उसी दिन तीनों बहनों को एक बड़ी बर्थडे पार्टी में जाना होता है। फोन लगातार बज रहे होते हैं। अरे यार जल्दी आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस निकल रहे हैं। तीनों जल्दबाजी में तैयार होती हैं। ड्रेस, मेकअप, एक्सेसरीज सब जल्दी जल्दी पहन लेती हैं। यार लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी निकलो। जल्दीबाजी में वो एक बहुत जरूरी बात भूल जाती हैं, दादाजी की दवाई। तीनों घर से निकलकर एक बड़े होटल में पहुंचती हैं। अंदर डीजे, म्यूजिक, लाइट्स और भीड़ का शोर होता है। सभी डांस और मस्ती में डूबे होते हैं। दूसरी तरफ केयर टेकर घर पहुंचती है। वो चाबी से गेट खोलकर अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है उसका दिल दहल जाता है। दादाजी की व्हील चेयर जमीन पर गिरी होती है। दादाजी को प्यास लगी होती है। वो धीरे धीरे व्हील चेयर आगे बढ़ाते हैं। पानी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कारपेट में व्हील अटक जाता है और वो संतुलन खोकर नीचे गिर जाते हैं। वो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोर शरीर साथ नहीं देता और धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं। केयर टेकर घबराकर दादाजी को उठाने की कोशिश करती है और तुरंत राघव को फोन करती है। भैया, दादाजी नीचे गिरे पड़े थे और बेहोश है। मैंने आपको बोला था ना दवाई देने को, सुबह दवाई नहीं दी क्या? क्या? मैंने तो अपनी वाइफ से कहा था। भैया आप जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तीनों बेटे ससुर मोहन जी और चाचा विक्की तुरंत ऑफिस से निकलकर घर पहुंचते हैं और दादाजी को अस्पताल लेकर जाते हैं। रास्ते में तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को कॉल करते हैं, लेकिन फोन नहीं लगता। दूसरी तरफ तीनों बहनें डीजे फ्लोर पर डांस में बिजी होती हैं। तभी नेहा का फोन बार बार वाइब्रेट करता है। वो पैंट से फोन निकालकर चेक करती है। 50 मिस्ड कॉल्स?
वो घबराकर बाहर जाती है और तुरंत राघव को कॉल करती है। क्या हुआ? इतनी मिस्ड कॉल्स क्यों कर दी? मैं घर के काम में बिजी थी। घर का काम कर रही थी इस वक्त? अभी कहाँ हो तुम? घर ही हूँ, काम कर रही हूँ। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। दादाजी की हालत बहुत खराब है और मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने उन्हें दवाई नहीं दी। ये सुनते ही नेहा के हाथ कांपने लगते हैं। क्या? वो तुरंत अंदर आती है और बाकी दोनों को बताती है। क्या दादाजी? चलो जल्दी। तीनों घबराहट में होटल से बाहर निकलती हैं और जल्दी जल्दी सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागती हैं। उनके चेहरे पर डर, पछतावा और घबराहट साफ नजर आ रही होती है, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा हो। सिटी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रुकती है। तीनों बहनें नेहा, शिल्पा और दीपाली घबराई हुई हालत में अंदर भागती हैं। अंदर ससुर मोहन जी कुर्सी पर बैठे होते हैं। चेहरा बेहद उदास और निराश होता है। तीनों बेटे सामने खड़े होते हैं। आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा होता है। बेटा, हमें तो लगा था कि तुम हमारे घर को संभाल कर रखोगी, हमारे परिवार को जोड़ कर रखोगी, लेकिन तुमने तो हमारी आजादी और हमारे भरोसे का गलत फायदा उठा लिया। तीनों बहुएं सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। कोई जवाब नहीं होता। अगर हमने तुम्हें आजादी दी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन घर से बाहर ही रहोगी। और ये क्या तरीका है कि हमारे जाते ही घर से निकल जाओ और आने से पहले वापस आ जाओ? दादाजी ने हमें सब बता दिया है। ये सुनते ही तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। हमसे गलती हो गई। जब हम अपने मायके में थे तो हमें घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी, ना कपड़े पहनने की आजादी, ना दोस्तों के साथ घूमने की। हर वक्त हमें घर में कैद करके रखते थे। और जब हम यहाँ आए तो लगा कि कितनी आजादी है, ना कहीं आने जाने पर रोक, ना कपड़ों पर पाबंदी। हमें लगा हमें अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, क्योंकि हमने ये सब कभी महसूस ही नहीं किया था। तीनों बेटे अब थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन चेहरे पर सख्ती बनी रहती है। हम तुम्हें अभी भी नहीं रोक रहे हैं और ना ही तुम पर कोई पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ती है ना। अब जरा सोचो, अगर हम भी ऑफिस बोलकर जाएं और क्लबिंग करने चले जाएं और पैसे कमाने की जगह दिन रात घूमते रहें, तो क्या तुम्हें सही लगेगा? आप सही कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सही कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सही कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तीनों बहनों को अब पूरी तरह अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो धीरे धीरे दादाजी के पास जाती हैं, जो बेड पर लेटे होते हैं। तीनों उनका हाथ पकड़ लेती हैं। दादाजी हमें माफ कर दीजिए। दादाजी हमें माफ कर दीजिए। दादाजी हमें माफ कर दीजिए। हमने अपनी आजादी का गलत फायदा उठाया। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। दादा ससुर धीरे से आंखें खोलते हैं और उनके सिर पर हाथ रख देते हैं। बेटा, कोई तुम पर रोक टोक नहीं लगाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि घर और परिवार भी तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। और क्योंकि इस घर में कोई सास भी नहीं है तुम लोगों की, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अगले दिन से ही तीनों बहनों का व्यवहार बदल जाता है। बिना देरी किए सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, दादाजी को समय पर दवाई देना, सबके लिए टिफिन तैयार करना और साथ ही अपने लिए भी समय निकालना, कभी घूमना, कभी शॉपिंग। लेकिन अब सब कुछ जिम्मेदारी के साथ। सब लोग सुबह शाम का खाना साथ बैठकर खाते हैं। भाई, अब तो लग रहा है घर में जान डल गई हो, वरना ऐसा लग रहा था कि बहू अलग रहती है और बेटे अलग। अब सब एक बड़ा परिवार लग रहे हैं और भाभी की कमी भी महसूस नहीं हो रही। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें भी उनकी तारीफ करने लगती हैं। देखो बहू हो तो ऐसी, जो बिना सास के घर भी संभाले और खुद की जिंदगी भी जिए। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। इस बार उनके चेहरे पर संतुलन और समझदारी की सच्ची मुस्कान होती है। क्या सास बिना ससुराल में बहू का राज सच में आसान होता है, या जिम्मेदारियों के बिना मिली आजादी खुद एक सजा बन जाती है?